हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से एक बार लवलेश मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2025 में व्यापम ने जिस प्रकार से अपना पैटर्न बदला है, यदि हम उस पैटर्न को फॉलो नहीं किए तो क्या हमसे गणित बन पाएगा, क्या हम गणित में 100% स्कोर कर पाएंगे। ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। यदि हम जमाने के साथ साथ अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो ये मान लो कि आप गणित में कंप्लीटली नंबर तो नहीं ला सकते। तो आज के हम क्लास में देखेंगे कि 2025 में व्यापम ने जिस प्रकार से अपना पैटर्न बदला है, नए पैटर्न पर किस किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं और आगामी जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम में आपको किस किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलने वाला है, उन सभी पर चर्चा करेंगे। और साथ ही हम कुछ आए हुए जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, जो पिछले 2025 में जितने भी एग्जाम हुए उनमें आए हुए सवालों को हम देखने वाले हैं। और इसी आधार पर मैं दावा करता हूं कि आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे उनका पैटर्न भी सेम टू सेम रहने वाला है। तो इस बात को भूलना नहीं है दोस्तों। यदि पूरा आपको नंबर लेना है और सिलेक्शन लेना है तो ये पैटर्न आप फॉलो कर लो, नहीं तो आप सिलेक्शन से पूरी तरीके से चूकने वाले हो। क्लियर है? तो चलो चलते हैं। आज के हमारा पहला सवाल था, ये था कि यहाँ पर देखो सही जोड़ी बनाए, पूरा आपके कूट में आने लगा है सवाल, है ना। जितने भी सवाल है इस बार वो सब के सब कूट में आने वाला है और आगामी परीक्षा में भी यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दिया गया पहला ऑप्शन दिया गया सूची 1 और सूची 2। पहला में दिया गया है 250 ml लीटर में 2 लीटर का अनुपात क्या होगा। ठीक है, फिर दिया गया है 4x + 3y अनुपात 6x + 5y बराबर 11 अनुपात 17, तब x अनुपात y का मान क्या होगा। इन सब का आपको क्या करना है, नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, कुछ विशेष 4 चीज को टारगेट करेंगे। ध्यान देना यहाँ पर, यदि मैं ये कहूं कि भाई 250 ml, आपको पता है कि 1 लीटर में कितने ml होता है, तो आप कहोगे 1 लीटर की बात करें। सबसे पहले मैंने 250 ml अनुपात क्या कर दिया 1 लीटर। ठीक है, हमको पता है कि 250 ml तो ठीक है, लेकिन 1 लीटर में कितने ml होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 1000 ml तो होता ही है, होता है। यदि मैं यहाँ पर काट के देखूं दोस्तों तो आप कहोगे ये हो जाएगा 0 से 0, 25 कम 25 और 25 चौके 100। तो पहले ऑप्शन का मतलब ए का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 1:4 होना चाहिए। और 1:4 नहीं दिया है तो क्या होगा, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर सभी जगह 4 का गुणा कर दिया गया है। हम भी कर देते हैं यहाँ पर 4 का गुणा। यदि 4 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, 4 का गुणा करने पर तो नहीं आ रहा है। 250 ml और यहाँ पर 2 लीटर दिया गया है। 1 लीटर नहीं है बल्कि कितने लीटर है, 2 लीटर है। ठीक है, यहाँ पर कितने लीटर है दोस्तों, तो मैंने कहा यहाँ पर भाई 2 लीटर है। 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो आप कहोगे 2 लीटर में फिर कितना हो जाएगा, तो मैं कहूंगा फिर तो 2000 ml होगा। होगा कि नहीं होगा भाई, होगा। 0 से 0 कैंसिल, 25 कम 25 और 25 8 कितना होता है, 200 होता है। ऑप्शन में कहीं पर आपको दिख रहा होगा सेकंड सूची में 1:8 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, तो मैंने कहा दोनों जगह मैं 4 का गुणा कर दूंगा। 4 का गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 और ये हो जाएगा 4 एकम 4। तो मैं कह सकता हूं पहले वाले ऑप्शन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तीसरा होगा। अब हम चेक करेंगे कि ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, मतलब ए और सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। फिर आपको चेक करना है कि कहां पर चेंज हुआ है, तो आपके डी हो सकता है या सी में चेक कर लेंगे, है ना, क्योंकि सी यहाँ पर सी में 1 है और सी में दूसरा, तो सी से हमको एकदम कंफर्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2/3 बराबर 4/6 बराबर 6/9 है, तो इसका सटीक आंसर क्या होने वाला है, बोला गया आगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप एक चीज बताओ, 2 का दुगना 4 किया गया है, फिर है ना, तो आगे 6 का दुगना क्या कर दोगे आप, 12 कर दोगे भाई। करोगे कि नहीं करोगे, करेंगे। 3 का दुगना 6 दिख रहा है, तो 9 का दुगना क्या कर देंगे, 18 कर देंगे। मतलब मैं कह सकता हूं कि सी वाले का करेक्ट आंसर क्या होगा, 12:18। और सी का आपके पास दूसरा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और इसी प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सा ठोस है, बोला गया है। आपको पता है घन मतलब आपके पास पासा, है ना। पासा बीच से खोखला तो नहीं होता, तो ये हमारे पास एक प्रकार का ठोस होता है। ठीक है, यदि मैं बेलन की बात करूं तो बेलन किस आकार का होता है भाई, जो आप रोटी बनाते हो घरों में वो क्या होता है, बेलनाकार होता है। वहां पर भी ये क्या होगा, बेलन भी एक प्रकार का क्या होता है, ठोस होता है। यदि मैं बात करूं खोखला बेलन की, तो खोखला बेलन मतलब क्या होगा, ड्रम। ड्रम मतलब उसके एक परत होगा और उसके बीच वाला पार्ट क्या होगा, खाली होगा। तो ये क्या होगा, ये ठोस तो नहीं होगा, ये क्या होगा हमारे पास,
खाली होगा ना भाई, ये खोखला होगा, ठोस नहीं कह सकते। गोली छल्ला, अब गोली छल्ला की बात करें तो ये भी क्या होता है आपके पास, ठोस होता है। जैसे हाथों में पहनने वाले जो चूड़ा होता है या रिंग होता है, या मैं कह सकता हूं कि जो चूड़ी होता है बड़ा वाला छल्ला, ये भी क्या होता है, ठोस। तो मेरा क्या है, ए बी और डी जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं है, यहाँ पर ठोस बोला गया है, हो सकता है ये पूर्ण रूप से ठोस की ओर इंगित कर रहा होगा। यदि पूर्ण रूप से ठोस की बात कर रहा है, बीच में कहीं भी प्रकार की गैप नहीं चाह रहा, तो ये भी आपके पास खोखला होगा और ये भी आपका खोखला होगा। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए और बी। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आपको थ्योरिकल नॉलेज आपको एकदम पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना भाई। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल में फिर क्या दिया गया है, निम्न ज्यामितीय आकृतियों को उनके फलक की संख्या से जोड़ी बनाइए। अब आपके पास जो बेलन होता है, आप देखे होंगे बेलन किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, ठीक है, ये बेलन हो गया। यदि मैं घन की बात करूं तो घन इस प्रकार से होता है, जो आपके पास पासा होता है ना, इस प्रकार से, ठीक है। शंकु की बात करें तो शंकु इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से होता है। गोला की बात करें तो ये होता है बीच में इस प्रकार से, ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे सतह बोला गया है ना, उनके फलक की संख्या। तो इतना तो मान लो कि भाई गोला में एक ही सरफेस होगा और कुछ नहीं होगा, सभी तरफ का सरफेस गोल ही होता है, मतलब गोला में केवल एक सरफेस। तो डी का पहला ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। तो ये तीनों ऑप्शनों में दिखाई दे रहा है, मतलब पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। फिर हम बात करेंगे घन की। यदि मैं बी की बात करूं, बी में घन की बात करें तो घन में टोटल 6 फलक होते हैं। जैसे आपके रूम की बात करें तो ये चारों दीवार का 4 फलक और ऊपर और नीचे का 2 फलक, तो कितने हो गए, टोटल 6। अब हम देखेंगे बी का चौथा कहां पर है, तो बी का चौथा ये दोनों ऑप्शन में, तीसरा भी आपके पास चौथा वाला कट जाएगा। अब यहीं पर चेक करना है सी वाला, शंकु। अब शंकु में कितने होते हैं, तो शंकु में जो आप आइसक्रीम खाते हो उसका ऊपरी वाला जो पार्ट होता है, ऐसे जो घेरा वाला होता है, रेपर जिसको हम बोलते हैं ना, वो क्या होता है, एक सतह, और निचले वाला तली वाला एक और सतह है। तो शंकु में कितने सतह होंगे दोस्तों, तो मैं कहूंगा 2 सतह है। अब सी ऑप्शन का दूसरा ऑप्शन का है, देखो यहाँ पर सी का दूसरा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और ऐसे आपको क्या करना, सवालों को बनाकर देखना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है किसी भी आयाम के लिए घन और घनाभ का आयतन समान होता है। यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा गया है कि एनी डायमेंशनल, है ना, एनी डायमेंशन। एनी डायमेंशन का मतलब क्या होता है, कोई भी। भाई कोई भी में कैसे हो सकता है, हमको पता है कि यदि मैं घनाभ की बात करूं तो घनाभ के आयतन का फार्मूला लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है, ये होता है घनाभ का आयतन। और घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है आपके पास ए इंटू ए होता है। अब किसी भी डायमेंशनल के लिए कैसे होता है, ये केवल एक ही डायमेंशनल के लिए हो सकता है। यदि मैं कहूं कि ए इक्वल एल इक्वल बी इक्वल एच आपके बराबर हो जाए, और ये किसके बराबर होगा, तो हम कहेंगे कि ये सब के सब बराबर हो जाए, तब तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, हो सकता है ना भाई। मैं कहूंगा इसकी प्रत्येक जो आयाम के लिए, किसी भी आयाम के लिए घन और घनाभ का आयतन समान होता है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाए। और ऐसा हुआ तो मैं एक चीज तो कह सकता हूं, फिर उसको मैं घनाभ तो नहीं मानूंगा। यदि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हुआ तो घनाभ तो नहीं मानेंगे। तो किसी भी आयाम के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक ही आयाम के लिए हो सकता है, एक ही आयाम के लिए भी नहीं कह सकते, अलग अलग आयाम में अलग अलग हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा 125 है, अब 125 मान लो इसके 5 है, इसकी विमा एक भुजा की लंबाई, तो इसका तो घन का जो आयतन हुआ 125 हो गया। लेकिन इसका 125 कैसे करोगे, है ना, 125 बनाना भी तो अपने आप में बड़ी बात है। तो हम क्या करेंगे, एक कर सकते हैं 25 गुणित 5 गुणित 1, तब ऐसा पॉसिबल हो सकता है। 25 पंचे 125 और 6, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं यदि कुछ भी डायमेंशनल रखें तो पॉसिबल हो सकता है। तो कथन हमारा पहला क्या है, करेक्ट है, ठीक है। कथन पहला क्या है दोस्तों, करेक्ट है, आप खुद इसको मेजर करना। दूसरा की बात करें, घन का आयतन ए क्यूब होता है। भाई घन का आयतन ए क्यूब नहीं होता, घन का आयतन तो A3 होता है, A की पावर 3 होता है। आयतन होता है, क्षेत्रफल दिया गया है यहाँ पर, देखो घन का क्षेत्रफल A क्यूब। अरे भाई घन का आयतन होता है, ये तो गलत है कारण। तो करेक्ट क्या होगा, केवल सत्य है और आर आपका पास क्या है, गलत है। जो आपके पास कथन है ये सत्य होगा और जो कारण होगा ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर, चाल।
यहाँ पर क्या दिया गया है, जब एग्जाम हुआ व्यापम इस साल तो व्यापम ने क्या दे दिया, डायरेक्ट यहाँ पर आपको फार्मूले दे दिया। भाई चाल बराबर क्या होता है, तो हमको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, है ना। तो पहले का क्या हो जाएगा, तीसरा। अब हम कहेंगे आपके पास पहला ऑप्शन गलत हो गया और तीसरा ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि पहले का क्या है, तीसरा होगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। फिर एक चीज हमको चेक करना रहता है, यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर चौथा, ये वाला सी वाला पॉइंट चेक कर ले तो बराबर हो जाएगा। अब समय बराबर क्या होता है, अब भाई एक चीज बताओ, जब चाल बराबर आपके पास दूरी बटे समय है तो हम क्या करेंगे, समय का पक्षांतर कर देंगे, और समय का पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा, तो समय का पक्षांतर करने पर आप देख पाओगे कि समय बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपके पास जो समय होगा, समय का फार्मूला क्या होगा, दूरी बटे चाल, मतलब सी का दूसरा, और सी का दूसरा आपके पास डी ऑप्शन में है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो डी होगा, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो फिर, 20 घंटा में 1 किलोमीटर की दूरी तय करने पर चाल क्या होगा। एक चीज बताओ, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है ना भाई। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब 20 घंटा में 1 किलोमीटर की दूरी तय करने पर चाल। अब भाई आपको चाल पूछा गया है, यहाँ पर 20 घंटा में 1 किलोमीटर की दूरी कर रहे हैं, और चाल बराबर क्या होता है, तो हमको पता है कि भाई दूरी बटे समय होता है। ठीक है, दूरी कितना है, 1 किलोमीटर, और समय कितना है, 20 घंटा में। तो आपके पास पहला का क्या हो जाएगा, इतना तो मान लो कि डी आएगा, क्योंकि ए बटे बी हो रहा है, यही है भाई। तो मैं कहूंगा पहले का क्या होगा, आपके पास डी हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे, पहले का डी केवल एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर चौथा। बाकी चीज चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा, ये मेरा क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, फिर इस प्रकार के सवाल आया, भुजा ए तथा ए विकर्ण 2D वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों का क्रम से व्यवस्थित कीजिए बोला गया है। अब समचतुर्भुज मतलब यहाँ पर दिया गया है रोम्बस। क्या दिया गया है, रोम्बस। रोम्बस क्या होता है भाई, रोम्बस उस आकृति को कहते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई, मतलब कहा जाए सभी भुज आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन जो कोण होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि वर्ग को थोड़ा सा तिरछा करते हैं तो क्या बन जाता है, रोम्बस। रोम्बस को ही पतंग बोला जाता है। क्लियर है। अब मैं कहूंगा कि रोम्बस में 2 विकर्ण होता है। 2 विकर्ण मतलब ये आपके पास डायगोनल 1 और ये हो गया आपके पास डायगोनल 2। तो हमेशा याद रखना कि भाई यहाँ पर जो इंटरसेक्ट होते हैं ये 90 डिग्री के कोण बनते हैं। कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण तो बना ही लेता है। अब हमको ये पता है कि क्षेत्रफल ज्ञात करने के निम्न चरणों में से किस चरण को आप पहले रखोगे, उसके बाद कौन सा करोगे, क्या करना है। तो हमको पता है कि भाई रोम्बस के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1/2 डायगोनल 1 और डायगोनल 2 का आपस में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। क्लियर है भाई। अब मैं यहाँ पर कहूंगा, बात ध्यान समझना, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको डायगोनल तथा डायगोनल का मान रखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको दोनों विकर्ण के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, दूसरे विकर्ण का मान सूत्र D2 से मैं क्या निकाल लूंगा, पहला वाले विकर्ण ज्ञात कर लूंगा। ये तो पहले क्रम का होगा, तो 100% है भाई। जब तक मैं दोनों विकर्ण ज्ञात नहीं करूंगा तो बनाऊंगा, तो पहले मैं क्या करूंगा, विकर्ण ज्ञात करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, विकर्ण ज्ञात करने के बाद हमको D1 और D2 का मान मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, D1 और D2 का मान जो भी दिया रहेगा वो रख देंगे दूसरा चरण। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है रोम्बस के लिए, तो भाई 1/2 2D1 प्लस 2D2। उसके बाद हम इसमें गणना करेंगे तो ये हमारे पास चौथे क्रम का होना चाहिए। तो क्या क्या देखें, सबसे पहले ए होना चाहिए, फिर ए के बाद क्या होना चाहिए, ए के बाद भाई आपके पास सी होना चाहिए, ए के बाद क्या होना चाहिए, सी। किस प्रकार दे विकल्प में सही उत्तर का चयन करें, ए के बाद सी। यहाँ पर तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम सबसे पहले बी रखेंगे, फार्मूला रखेंगे, उसके बाद D1 और D2 का मान रखेंगे। 1 मिनट, ये हमारे पास दूसरा होगा, ये हमारे पास तीसरा होगा और लास्ट होगा चौथा। तो ABCD जो होगा यही हमारा क्रम होगा। सबसे पहले ए, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का फार्मूला रखेंगे। क्षेत्रफल के फार्मूला रखने के बाद उस फार्मूला में D1 और D2 का मान को रखेंगे। उसके बाद गणना करेंगे तो हमको क्षेत्रफल का मान मिल जाएगा। तो ए, फिर बी, सी, फिर लास्ट में क्या होगा, डी। और एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो चौथा होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये आपका करेक्ट आंसर। एक चीज और बता दूं,
हर बार ज्यादातर केसों में लगभग 80% केसों में देखने को मिला है कि हमेशा आपको देखने को मिलेगा ABCD, ये जो क्रम है आपको लग रहा है कि कठिन सवाल है तो आप ABCD जो कंटिन्यू क्रम है इसको मार दो, ये आपका क्या होगा 100% सही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करके आपको क्या करना है बताना है। अब अनुपात दिया गया है, यदि A अनुपात B अनुपात C तथा AB और BC और CA का मान ये दिया गया है तो ठीक है, तो आप अलग अलग डेटा को रखकर क्या करोगे देखोगे। मान लो भाई A अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 है, तो मेन चेंजेस अब आपके पास आ गए हैं। मेन चेंजेस हम क्या करेंगे, ध्यान समझना, मैं केवल एक चेक करूंगा। पहले A का C दिया गया है, पहले A का A दिया गया है, पहले का B दिया गया है, पहले का D। मतलब पहले ही वाले लाइन में एक चीज तो समझ आ गया कि जितने भी A का मान है, पहले ऑप्शन का मान है, इसका हर जगह अलग अलग दिया गया है। तो मुझे एक ही निकालने की जरूरत है, बार बार कोई चीज निकालूंगा नहीं, मैं केवल 1, 2 और 3 को ही टारगेट करके बना दूंगा। अब एक चीज बताओ भाई, A का मान 1 है, मुझे निकालना क्या है AB, ठीक है, फिर क्या निकालना है BC, फिर क्या निकालना है CA। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ध्यान से देखा तो आप कहोगे A का मान कितना होता है, तो आप कहोगे A का मान 1 और B का मान 2, B का मान 2 और C का मान 3, C का मान 3 और A का मान 1। नीचे वाले का एलसीएम निकाला जाता है, तो एलसीएम कितने निकलेगा भाई आप ही बताओ, 2, 3 और 1 का एलसीएम 6 निकलेगा। तो मैं सभी जगह 6 का गुणा कर दूंगा, 6 गुणा 1/2 अनुपात 6 गुणा 2/3 अनुपात 6 गुणा 3/1। क्लियर है। अब आप ही देखकर बताओ, यदि मैं गुणा करके देखूं 6 तिया कितना हो गया 18, है ना, एक ही ऑप्शन है। देखो यहाँ पर मैं काट देता हूं आपके लिए, ठीक है, ध्यान समझने आ रहा है ना। 2 1 कम 2, 2 तिया 6, पहले का क्या हो जाएगा 3, फिर मैं कहूंगा 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी कितना हो गया 4, और ये हो गया 6 तिया 18। तो क्या अनुपात मिलेगा 3 अनुपात 4 अनुपात 18। एक ही ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चेक करो यहाँ पर सी क्या है, तो पहले वाला जो ऑप्शन होगा ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। और ऐसे आपको क्या करना है, सवालों को बनाना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं ए तथा बी के एचसीएफ तथा एलसीएम के बीच संबंध क्या होता है। आप सबको पता है कि भाई पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा क्या होता है, तो आप कहोगे एचसीएफ। तो होता है कि नहीं होता है। अब मुझे संबंध बताना है क्या होगा। अब ये दो संख्या ए और बी के रूप में दिया गया, तो मैं कहूंगा ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू क्या लिख सकता हूं मैं, एचसीएफ लिख सकता हूं। लिख सकता हूं कि नहीं। अब मुझे निकालना है यहाँ पर, तो देखो पहले में एचसीएफ ए बी एलसीएम ए बी, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या हमको एकदम सटीक डेटा चाहिए, तो सटीक डेटा हम कैसे निकालेंगे। तो हम कहें यहाँ पर, ध्यान समझना, बहुत ही तगड़ा सवाल लग रहा है, ये दिया गया है। जितने भी ऑप्शन है वहां पर एक चीज तो है कि कुछ अच्छे ही दिया गया है यहाँ पर। अब मैं ध्यान से देखूं यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज ध्यान से देखना। यदि मैं ये कहूं आपसे, ठीक है, यदि मैं डी ऑप्शन को लेता हूं, ध्यान समझना कौन से ऑप्शन, डी ऑप्शन, तो आप कहोगे यहाँ पर डी ऑप्शन को नहीं ले सकते क्या, डी ऑप्शन को ले नहीं सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन लेंगे, चलो यहाँ पर देख लेते हैं। हम पूरे का एक साथ निचोड़ निकालने की कोशिश करेंगे। ध्यान समझना मेरी बात। यदि मैं कहूं कि ये बराबर है, आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है ना भाई, बराबर है, और यदि गुणा कर दिया जाए तो क्या पॉसिबल हो सकता है। आपके पास ये फार्मूला है, क्या मैं फार्मूला से इनमें से किस चीज को मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, डिजाइन कर सकता हूँ, आप ही को देखकर बताना है। ठीक है, यदि मान लो मैं यहाँ पर इस प्रकार से चेंज करता हूँ कि भाई ये गुणा में आ जाएगा, भाग में, ये आपके पास है गुणा में चले जाएगा, फिर हम गुणा करेंगे तो सेम पैटर्न में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा भाई। आप कहोगे आ तो जाएगा। तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान समझना मेरी बात को। यहाँ पर मैं यहीं पर डील कर रहा हूँ सवाल को। मैंने क्या कहा, ए बी का इधर गुणा कर दिया, बी का गुणा कर दिया और ए का इधर कर दिया, तो आप कहोगे ए बटे एलसीएम लिख सकता हूं मैं, बराबर उसी प्रकार में क्या लिख दूंगे यहाँ पर एचसीएफ। तो एचसीएफ अपनी जगह रहेगा, एलसीएम इधर आ गया, तो मैं कहूंगा एचसीएफ बटे क्या लिख सकता हूँ, बी। तो लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, आप कहोगे जी लिख सकते। बहुत आसान है, लिखना तो आसान है, तब एक त्रिक गुणा में इस प्रकार से क्या होगा, जा सकता है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि दोनों साइड में किसी अंक का गुणा कर दूं,
तो गुणा करने पर आप कहोगे कि इधर यदि ए बी का गुणा कर दिया जाए, है ना, उधर आपके पास ए बी का गुणा कर दिया जाए, तो फिर आप क्या कहोगे, बी से बी कैंसिल होगा और ए से आपके पास तो ए कैंसिल नहीं होगा, तो ये आपके पास गलत है। चलो यहीं पर हम देख लेते हैं। मान लो मैंने कहा ए, ठीक है, पक्षांतर करके देख लेता हूं। यहाँ पर इस वाले ए को पक्षांतर करूंगा तो आप कहोगे एचसीएफ इंटू ए बी बराबर क्या दिया गया है, एलसीएम इंटू ए बी। अब ध्यान से देखना, ए का पक्षांतर करेंगे तो ए यहाँ पर आएगा और बी का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर बी आ जाएगा। आएगा भाई। अब ध्यान से देखना दोस्तों, यदि मैं इसको इस ऑप्शन को यदि जाता हूं तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, उसी प्रकार ए से कैंसिल हो जाएगा। हो गया क्या? तो क्या लग रहा है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है ए बी और का? तो मान गलत है, ये गलत हो जाएगा। यदि इसकी बात करें तो हमने सभी जगह क्या कर दिया, ए बी का गुणा कर दिया है। यहाँ से ए बी निकालेंगे तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, आपके पास डी भी नहीं होगा। यदि ऊपर वाले की बात करें तो यहाँ पर कुछ काम बन सकता है हमारे पास, ठीक है, काम बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो फिर गड़बड़ होगा। यदि मैं बात करूं यहाँ पर ए बी कॉमन है तो मैं ए बी को कॉमन निकाल दूं तो आपके पास क्या बच जाएगा, तो आप कहोगे एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, ए बटे बी। ठीक है, बी से बी क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ए से ए भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी आपके पास गड़बड़ है। अब आपके पास पहला ऑप्शन बच गया था कि पहला ऑप्शन क्या होने वाला है, ठीक है। पहला ऑप्शन में यदि हम देखेंगे एचसीएफ ए बी बराबर एलसीएम ए बी। अब यहाँ पर एक कुछ रिजल्ट तो आएगा ही, तो मैंने कहा एचसीएफ इंटू ए बी बराबर, मैंने कहा 1 बाई एलसीएम इंटू कितना कर दिया, ए बी कर दिया। ध्यान समझना मेरी बात को, ठीक है। अब मैं सभी जगह ए बी का भाग दे देता हूं, यहां पर भी मैं ए बी का भाग दे दिया, यहां पर भी मैंने ए बी से भाग दे दिया, ठीक है। तो आप कहोगे भाई ए बी से भाग देने पर ए बी टू ए बी कैंसिल हो जाएगा, यहां पर भी ये कैंसिल हो रहा है, फिर क्या होगा, यहां पर तो कोई भी निष्कर्ष सही नहीं लग रहा है, ठीक है, यहां पर कोई भी रिजल्ट जो है वो करेक्ट तो नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई भी रिजल्ट करेक्ट नहीं लग। संबंध की यदि हम बात करें तो ए बी से ए बी यहाँ पर भी कट गया, ए बी से बी ए बी ये भी कट गया, ये वाला ए बी नहीं कटा, भाग दिए हैं तो ठीक है। एक बार चेक करते हैं इसको अच्छे से, जब तक अच्छे से चेक करेंगे नहीं मजा नहीं आएगा, ठीक है। हमको पता है कि ए बी बराबर क्या होता है भी, एक बार ध्यान समझना, ए बी बराबर क्या होता है, तो एलसीएम इंटू क्या होता है, एचसीएफ, इतना तो होता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या किया है कि इसको इस साइड ला दिया गया है, तो मैंने कहा ए बी बटी फिर तो क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर एचसीएफ हो गया कि नहीं हो गया। अब मैंने कहा कि यदि मान लो सपोज दैट यहाँ पर मैं गुणा करके देखता हूँ, क्या करता हूँ, गुणा कर देता हूँ ए बी का, यहाँ पर मैंने ए बी का गुणा किया तो मुझे यहाँ पर फिर ए बी का गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा, ऐसी पॉसिबल है। तो ये कटेगा कहाँ, ये तो पहले वाला कटने से रहा, तो ये भी आपके पास गलत है, ये भी गलत है, ये भी पता नहीं क्या ले रहा है यहाँ पर व्यापक द्वारा, है ना, बार बार विलोपित तो हो जाता है, तो इसका मैं कंफर्म नहीं कर सकता, हो सकता है सवाल विलोपित भी हो गया हो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। घनाभ का आयतन का फार्मूला चरों को व्यवस्थित करके बताना है एक घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए। जब आप घनाभ का आयतन ज्ञात करते हो तो किस किस चरण से गुजरते हो, सबसे पहले क्या करते हो वो हम देखते हैं। तो घनाभ की लंबाई एल, घनाभ की चौड़ाई बी और घनाभ की ऊंचाई एच ज्ञात करते हैं। सबसे पहले ये यही है हमारा पहला स्टेप, क्या होता है कि भाई हम सबसे पहले इनके मान को क्या कर लें, पहले इन्हीं के मान को क्या करना रहता है, ज्ञात की दिया क्या है, लंबाई दिया क्या है, माना करके लिखते हैं ना, माना लंबाई फलाना है, माना चौड़ाई फलाना है और माना है ना ऊंचाई फलाना है, ऐसे करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम ये वाला फार्मूला ज्ञात नहीं करते, ये वाला घनाभ का आयतन का फार्मूला रखते हैं। तो सबसे पहले ये रखते हैं, उसके बाद ये फार्मूला रखते हैं, फार्मूला रखने के बाद क्या करते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का क्या रख देते हैं, यहाँ पर मान रखते हैं, और उसके बाद ये ज्ञात कर लेते हैं। तो ये तीसरा होगा और ये हमारे पास क्या होगा दोस्तों, चौथा होगा। ये स्टेप होता है। तो सबसे पहले कहाँ होगा, सी से, सी पहले में होना चाहिए, सबसे पहले सी, उसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, ए। तो सी के बाद तो ए दिया नहीं है, क्यों नहीं दिया है, यहाँ पर सी तो पहले होना चाहिए। उसके बाद डी बोला गया है, ए प्लस बी प्लस एल का एच का मान रखेंगे, उसके बाद फार्मूला और फार्मूला की बात ये ज्ञात कर लेंगे।
और यदि हम देखेंगे l प्लस बी पर पहले ही ज्ञात, ये कैसे ज्ञात कर सकते हो, बी तो लास्ट में होना चाहिए और बी कहीं पर लास्ट नहीं है, ठीक है। पहले आपके पास कभी भी जब बनाओगे तो क्या करोगे, सबसे पहले भाई घनाभ की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, ऊंचाई, ये सबसे पहले ज्ञात करना रहता है। ज्ञात करने के बाद हम क्या करते हैं, फार्मूला रखते हैं घनाभ के आयतन का जो फार्मूला है। फार्मूला रखने के बाद एल बी और एच के मान को रखते हैं और उसके मान को रखने के बाद हम क्या करते हैं, एल बी और एच का आपस में गुणा करके उसके फार्मूला से क्या करते हैं, आंसर प्राप्त कर लेते हैं। तो आपका आंसर कहाँ से चालू होना चाहिए था, सी से चालू होना चाहिए था। सी, सबसे पहले सी है ना, उसके बाद हम क्या करते हैं, फार्मूला में मान रखते हैं, उसके बाद ये मान रखते हैं, फिर ये आपको डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट आंसर मिलता। तो यहाँ पर भी एकदम कंफर्म नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन यही पैटर्न बार बार क्या कर रहा है, अपना रहा है। संख्या 53, 76, 82 में 7 की स्थानीय मान एवं जाति मान का अंतर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो स्थानीय मान मतलब क्या होता है, जो उसका स्थान का मान होता है। स्थान वो कौन सी स्थान पर है, जैसे यहाँ पर दिया गया है क्या, 53, 76, 82। तो मैंने कहा 7 की स्थिति क्या है, यदि मैं कहूं कि ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा और ये चौथा स्थान में है 7, मतलब जो स्थान में रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिख देना है और इधर जितने भी है उस पर हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो 7000 जो होगा ये 7 का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्थानीय मान हो जाएगा, ठीक है। जाति मान मतलब जाति पूछ रहा है ना, तो 7 की जाति क्या है, तो मैंने कहा 7 की जाति तो 7 है। यदि मैं जाति की बात करूं तो 7 की जाति क्या होगा, 7 ही होगा। तो मैंने कहा इन दोनों में अंतर पूछा गया है। अब 7000 और 7 में अंतर करेंगे तो 6993 आएगा। 6993 मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, मेरा करेक्ट होगा। अब आपके पास सी करेक्ट है तो करेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर राइट होगा, ए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल, निम्न को सुमेलित करके बताना है। एक दिया गया है समकोणी चतुर्भुज दिया गया है। समकोणी चतुर्भुज मतलब जिसके कोण समकोण पर हो, मतलब हो सकता है ये इस प्रकार से हो, आयताकार भी हो सकता है और वर्गाकार भी हो सकता है। समबाहु चतुर्भुज, समबाहु जिसके सभी भुजा बराबर है। अब सभी भुजा बराबर में क्या हो सकता है, एक तो आपके पास वर्ग आ सकता है और एक आपके पास रोम्बस हो सकता है, क्योंकि रोम्बस मतलब पतंग, मैं शुरू में बताया हूँ। रोम्बस और जो वर्ग होता है इनके सभी भुजा बराबर होता है। वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन रोम्बस के कोण 90 डिग्री के नहीं होते। समबाहु चतुर्भुज, समकोणीय एवं समबाहु चतुर्भुज, एक तो समकोण भी रहना चाहिए और समबाहु, तो ये केवल आपके पास वर्ग के बारे में बोल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ ये वर्ग है ना भाई। सी का क्या हो जाएगा आपके पास दूसरा, क्योंकि समकोणीय एवं समबाहु चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जिसका कोण समकोण भी हो, 90 डिग्री का भी बने और वो क्या है आपके पास सभी भुजा बराबर भी हो, तो क्या होगा, वो सिर्फ वर्ग होगा। तो सी का दूसरा ऑप्शन देखो, सी का दूसरा कहां पर है, सी का दूसरा आपके पास ये वाले में है और ए वाले में, मतलब आपके डी और बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब हम देखेंगे आयत मतलब समकोणी चतुर्भुज, तो ये क्या होगा, पहले क्या हो जाएगा, तीसरा। देखो पहले का तीसरा, तो पहले का तीसरा सी जो है ये पहले का तीसरा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरा, ये क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, यदि त्रिभुज के दो भुजाएं सर्वांग सम है, यदि मैं कहूं दो त्रिभुज बना दूं इस प्रकार से और ये कहूं कि दोनों भुजा आपस में सर्वांग सम है, पी क्यू आर और ए बी सी, और मैं कहा कि ये दोनों भुजा आपस में क्या है, सर्वांग सम है, ठीक है। ये भुजा आपस में क्या है, सर्वांग सम। सर्वांग सम मतलब कहने का मतलब है कि लगभग सेम अनुपात में है ना भाई, इनके अनुपातिक मान कैसे बराबर है, तो क्या बोला गया है, तो उसके सामने के कोण की सर्वांग सम है। बिल्कुल भाई, यदि ये इस प्रकार से है, यदि ये 2 के अनुपात में है, 1 के अनुपात में, तो यहाँ पर जो भी आपके पास कोण बनेगा ये थीटा बनेगा, तो ये अल्फा बनेगा। यदि ये भी 2 और 1 के अनुपात में, तो ये भी थीटा बनेगा और ये भी आपके पास क्या बनेगा, अल्फा। तो मैं कह सकता हूँ पहला तो सही है। प्रत्येक समकोणी त्रिभुज समबाहु है, सही कथन है। प्रत्येक बोला गया है, एवरी, एनी, है ना, प्रत्येक, जितने भी क्या समकोण होते हैं वो क्या समबाहु होते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। समकोण त्रिभुज कभी समबाहु हो ही नहीं सकते, समद्विबाहु हो सकते हैं, क्योंकि यदि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना है
तो यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बन सकता है, यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बन सकता है, यहाँ पर आपके पास 60 डिग्री का कोण बन सकता है, तो एक जगह 30 डिग्री का कोण बन सकता है, कोई और बन सकता है, लेकिन बाकी जगह 90 तो नहीं बनेगा। और यहाँ पर समबाहु का मतलब क्या होगा, यदि सभी भुजा बराबर है तो सभी कोण बराबर होनी चाहिए। और इस आधार में यदि हम बनाने की कोशिश करें तो ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, तो आप देख पाओगे कितने हो गए आपके पास टोटल। मैंने कहा 9 × 27 कब से होने लगा ट्राइंगल 270 डिग्री का, ट्राइंगल तो 180 डिग्री का होता है। तो क्या होगा, केवल कथन पहला जो होगा दोस्तों, ये मेरा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो, एक त्रिभुज में कोण ए, कोण बी और सी का अनुपात दिया है 2, 4, 3। त्रिभुज को सबसे छोटी भुजा BC है। मैंने कहा मैंने क्या कर दिया, इस प्रकार से है ना, A, B और C, ठीक है, यही है। हमको पता है कोण A के सामने वाली भुजा क्या होता है, A होता है, कोण B के सामने वाले B और कोण C के सामने वाले C होता है। मानते हो चीज को, ठीक है भाई। मैंने कहा जोड़कर देखा, 2, 4, 6, 6 और 3 कितना हो गया, 2 + 4 + 3 कितना हो गया टोटल, 2, 4, 6, 6 और 3 9, और 9 का मान 180 डिग्री। तो प्रत्येक कितने के बराबर हो जाएगा, 20 डिग्री के बराबर। तो इस हिसाब से ये कोण मान लिया 20 दूनी 40 डिग्री का, ये हो जाएगा आपके पास 20 चौक 80 डिग्री का, और ये हो जाएगा आपके पास 20 × 60 डिग्री का। अब मुझे बताना है भुजा की लंबाई। तो एक चीज हमेशा याद रखना दोस्तों, जो सबसे छोटी भुजा होगा उसके सामने का कोण सबसे, या सामने की जो भुजा सबसे छोटी होगी, याद रखना। कोण छोटे होने पर सामने की भुजा छोटी होता है, कोण बड़े होने पर सामने की भुजा बड़े होता है। तो एक चीज बताओ, यहाँ पर सबसे बड़ा कोण क्या है, 80 डिग्री। 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है ये सबसे बड़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। 40 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे छोटी होनी चाहिए। यहाँ पर क्या बोला गया है, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा BC है। मैंने कहा यदि कोण A का मान 40 है, कोण B का मान 80 है और कोण C का मान 60 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूं कोण भुजा BC। अब भुजा कहाँ है भाई, भुजा BC, तो आप कहोगे ये भुजा BC क्या है, सबसे छोटी होगी, होगी भाई, क्योंकि 40 डिग्री सबसे छोटा कोण है और सबसे छोटे के कोण के सामने वाली भुजा सबसे छोटी होगी। तो पहला कथन तो एकदम सत्य है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा AB होगी, सबसे बड़ी भुजा भाई आपके पास AC होगी, क्योंकि बड़े कोण के सामने है। तो ये गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, केवल पहला जो कथन है दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, सत्य होगा। आगे बढ़े, आगे देखिएगा, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होती है। हमेशा याद रखना कि भाई दो भुजाओं का जो सम होता है वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। ये एकदम सत्य है। दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से कम होता है, ठीक, ये भी सत्य है। a - b कर दे जाए तो तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होता है। दोनों के दोनों कथन सत्य है, तो a और 2 दोनों क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किनके क्षेत्रफल समान हो सकते बोला गया है। R त्रिज्या वाला अर्धवृत्त। अब R त्रिज्या वाला अर्धवृत्त मतलब क्या होगा भाई, इस प्रकार के जिसकी त्रिज्या कितना दे दिया गया है, मैंने कहा R दे दिया है, कितना दे दिया है, R। अब क्षेत्रफल क्या होगा, πr² होता है अर्धवृत्त का, ठीक है। अब त्रिज्या का मान R दिया तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, πr²/2, यही होगा क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्या R तथा केंद्रीय कोण 90 डिग्री। केंद्रीय कोण 90 डिग्री का मतलब है कि इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण बना है, तो यहाँ पर कितनी डिग्री, 90 डिग्री। एक चीज बताओ कि 90 डिग्री 1/4 होता है वृत्त का, ये आपके पास अर्धवृत्त के लिए है। 90 डिग्री की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, πr², और 90 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, 360/90, तो कितना हो जाएगा, तो 90 कम 90, 90 ऊपर में रहेगा, क्या लिखेंगे, 90 क्या लिख देंगे, 360। तो आप देखोगे 90 कम 90 और 90 चौके, तो कितना हो जाएगा, πr²/4। ये तो गलत हो गया। R त्रिज्या वाला वृत्त। अब R त्रिज्या यहाँ पर क्या है, त्रिज्या R तथा केंद्रीय कोण 180 डिग्री। हाँ भाई, केंद्रीय कोण 180 डिग्री है, मतलब ये अर्धवृत्त के बारे में बोला गया 180 डिग्री। ये भी आपके था कितना, 180 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ पहला और जो तीसरा है, इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा ये करेक्ट होगा, एक जैसे होगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, पहला और जो तीसरा होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों का क्षेत्रफल एक जैसे बनेगा, क्योंकि दोनों अर्धवृत्त के बारे में बोल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक समकोण त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सही क्रम करें। हर बार आपको क्रम ही देखने को मिला है, ठीक है। समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना।
अब भाई समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई कैसे ज्ञात कर सकते हो, ठीक है आगे देखते हैं। समकोण बनाने वाली भुजाओं के गुणनफल का आधा क्षेत्रफल होगा। समकोण बनाने वाली भुजा की निर्धारण करना, दोनों समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल प्राप्त करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, जब तक हमको भुजा का निर्धारण नहीं होगा कैसे जानेंगे, तो मैं कहूंगा जो तीसरा ऑप्शन है, सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो समकोण बनाने वाली भुजा का निर्धारण करेंगे कि ये आपके पास जो समकोण है इसमें ये लंब होगा और ये आधार होगा, यही ज्ञात करेंगे। उसके बाद बनाने भुजाओं की लंबाई ज्ञात करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इन दोनों की लंबाई क्या है, इसका लंबाई x है तो इसका लंबाई y है। इस प्रकार से ये आपके पास दूसरा क्रम का होना चाहिए, ये पहला ये दूसरा। फिर हम क्या करेंगे, समकोण बनाने भुजा गुणनफल का आधा का क्षेत्रफल, फिर क्षेत्रफल का क्या करेंगे, फार्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू क्या कर देंगे हाइट। उसके बाद डायरेक्ट प्राप्त कर लेंगे, नहीं दोनों समकोण बनाने भुजाओं का गुणनफल प्राप्त करेंगे, फिर फार्मूला से मान रखेंगे। तो कौन सा होगा, पहला ऑप्शन जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 4 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 4 मीटर ऊंची दीवारों से बने घर के लिए में से कौन सा कथन सत्य है बोला गया है। छत का क्षेत्रफल 12 होगा। अब भाई एक चीज बताओ, यदि मेरे पास एक कमरा दे दिया गया है इस प्रकार से, ठीक है, कमरा इस प्रकार से है आयताकार, ठीक है, मैंने कहा इसकी लंबाई कितना दिया गया है, मैंने कहा 4 मीटर ये लंबाई, ये 4 मीटर है तो भाई ऊपर वाला भी 4 मीटर होगा, ठीक है। यदि इसकी चौड़ाई 3 मीटर है, ये 3 मीटर है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये भी 3 मीटर होगा, मानते हो। यदि इसकी ऊंचाई कितना दिया है, 4 मीटर दिया है, ऊंचाई 4 मीटर दिया है, मैं कहूंगा कि ऊंचाई तो ये है 4 मीटर ऊंचाई है, तो ये भी आपके पास 4 मीटर का होगा और ये भी आपके पास 4 मीटर का होगा कि नहीं होगा, होगा। अब यहाँ बोलोगे छत का क्षेत्रफल, तो ऊपर वाला तो क्षेत्रफल होगा छत, अब छत का क्षेत्रफल मतलब 4 तिया 12, पहला सही है। सतह का क्षेत्रफल चौड़ाई वाले दो दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब सतह मतलब निचले वाले, तो ऊपर का जितना क्षेत्रफल होगा आपके छत का उतना ही क्षेत्रफल सतह का होगा, तो सतह का भी 12 हो गया, ठीक है। अब क्या बोला, सतह का क्षेत्रफल चौड़ाई वाले दो दीवारों के, अब चौड़ाई एक दीवार की चौड़ाई 3 है तो दूसरे दीवार की चौड़ाई भी 3 होगा, के योग के बराबर है। दो दीवारों के क्षेत्र है ना, दो दीवारों के चौड़ाई वाले दो दीवारों के क्षेत्रफल के योग, तो 3 चौक 12 और 3 चौक 12 यार, है ना, तो ये 12 और 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो बराबर है क्या, नहीं, ये तो ज्यादा होगा, इस आधार पर गलत हो जाएगा। फिर हम देखेंगे लंबाई वाले दीवारों के क्षेत्रफल का योग 32 होगा। अब लंबाई कौन सा, ये है, ये आपके पास लंबाई वाला दीवार है, तो लंबाई वाले में क्या करेंगे, 4 और 4 का गुणा करेंगे, तो 4 चौक 16 और उस साइड का भी 16 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 32, ये आपके पास सही है तीसरा। अब हमारे पास कुछ है ही नहीं आगे, फिर ऑप्शन देखो केवल एक सही है, 1 और 3 सही है, 2 और 4 सही है और केवल 2 सही, तो भाई हमारे पास केवल 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऐसे आपको क्या करना है, सवालों को बनाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए अभिकथन एवं कारण के लिए सही विकल्प चुनना है। भुजा ए वाले घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है। घन के यदि संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें तो कितना होता है, 6a का स्क्वायर होता है, एकदम सत्य है। पहला अभिकथन जो सत्य है, भुजा ए वाले घन का आयतन a क्यूब होता है, ये भी आपके पास सत्य है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, अब ये तो आपके पास क्या है, आपके पास अभिकथन है कि भाई यदि भुजा ए है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 6a स्क्वायर है, और कारण क्या है कि भुजा ए वाले घन का आयतन a क्यूब है। भाई जब तक उसका आयतन a क्यूब नहीं होगा तब तक उसका जो आपके पास भुजा है वो भुजा का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर हो नहीं सकता। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा अभिकथन भी सही है और उसका कारण भी पर्टिकुलर क्या है, सही है। तो मैं कह सकता हूँ दोनों सत्य है ना, अब कारण दोनों सत्य है, कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, यही हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िएगा, देखिएगा बेलन की त्रिज्या r ऊंचाई, तो बेलन के क्षेत्रफल का आयतन का फार्मूला सबको पता है भाई, पाई r स्क्वायर, तो पहला का क्या हो जाएगा c। देखो पहला का c में आपके पास दो ऑप्शन है, b कट जाएगा, है ना, a और c हो जाएगा। उसके बाद चेंज है आपके पास लास्ट में, लास्ट ऑप्शन चेक कर लो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। या तीसरा, तो मैं लास्ट याद करता हूँ, गोले के आयतन का फार्मूला होता है d,
तो पहले की ये होगा डी, उसके बाद बी, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई 15 और विकर्ण की लंबाई 17 है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई क्या दिया है, बढ़ते क्रम में समझाना है उसके क्षेत्रफल को। अब एक आयत है, आयत के ध्यान समझना, आयत दिया गया है हमारे पास, आयत की लंबाई कितना है 15 है और इसमें डाला गया विकर्ण कितना है 17 है। तो मैं कह सकता हूँ 15 और हो गया 17, तो 15 और 17 का कुछ तो ट्रिपलेट होता होगा, आपको पता होगा। 17 का वर्ग होता है 289, आप कहोगे